विद फिजिक्स। ठीक है, ओके। फिजिक्स में हमने देखा यहाँ पे मेजरमेंट्स के बारे में, वी हैव सीन अबाउट। तो ये जो हमारा चैप्टर जो हम डील कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली योर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, इसको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स भी बोल सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। तो हमने यहाँ पे लेंथ के मेजरमेंट का देखा। ठीक है, अभी हम मेजरमेंट ऑफ मास करेंगे। ठीक है, इन फिजिक्स वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट मास एंड वेट। ठीक है भाई साहब, आपका वेट होता है m इंटू जी। ठीक है, और मास इज बेसिकली जस्ट द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, मास इज जस्ट द क्वांटिटी ऑफ मैटर। वेट इज व्हाट? द फोर्स। वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ attracts a body. Force with which the earth attracts a body. ठीक है, weight is the force with which the earth attracts a body. ठीक है, measurement of mass. Mass is the basic property of matter. एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है, मतलब कितनी क्वांटिटी मैटर में है। मास इज द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, अभी किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा? जैसे देखो, समझो किसी बॉडी को आपने हीट दिया, एक्सपैंड करेगा, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो तो कुछ नहीं होगा ना, उतना इतना ही रहेगा। किसी बॉडी को आपने हीट दिया, वो मेल्ट करेगा। ठीक है, लेकिन द क्वांटिटी ऑफ मैटर विल स्टिल रिमेन द सेम, whether it is in the solid or whether it is in liquid state, the quantity of matter will remain the same। तो इसीलिए टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट आपके मास पे नहीं आएगा। ठीक है, सो टेम्परेचर विल हैव नो इफेक्ट। प्रेशर, किसी बॉडी पे अगर हम प्रेशर दे रहे हैं, समझो देखो, सॉलिड्स और लिक्विड्स में प्रेशर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट? दे आर इनकम्प्रेसिबल। लेट्स से वी टेक अ गैस। अभी समझ लो ये एक सिलेंडर है और यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन नीचे जा सकता है। यहाँ पे 10 kg का कोई गैस है। ठीक है, 10 kg का कोई गैस, आपने पिस्टन पे कुछ वेट्स रख दिया, व्हाट विल हैपन? दिस विल गो डाउन, लेट्स से कम्स डाउन टू हियर। तो इस पे कंप्रेसिबिलिटी बढ़ गई है। क्या ये 10 kg चेंज कर 8 kg हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वो तो उसके अंदर ही है ना, वो बाहर नहीं निकल रही है, तो 10 kg रहेगा। तो प्रेशर का भी कोई इन्फ्लुएंस आपके मास पे नहीं आएगा। मास किधर आप लोकेटेड हैं? आप अगर अर्थ में है और अगर मून में है, किसी प्लैनेट में है, एट ऑल दीज प्लेसेस द मास विल बी द सेम। सो द मेजरमेंट ऑफ मास, टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन मास, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन मास एंड लोकेशन ऑफ द प्लेस हैज नो इफेक्ट ऑन मास। अगर हम वेट की बात करें तो यस, टेम्परेचर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वेट, pressure also will have no effect on the weight, but this will have an effect. For example, a person weighs 1/6 of its weight, जितना वो अर्थ में वे करेगा उससे 1/6 वो मून में वे करेगा। ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? सो मास विल नॉट बी इम्पैक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस। मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस। ठीक है, सो ऐसा यूनिट ऑफ मास आपका मालूम है किलोग्राम है। द प्रोटोटाइप्स ऑफ इंटरनेशनल, ये अगेन बकवास है, मतलब बकवास क्या, एक तो आपको रटना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। द प्रोटोटाइप्स ऑफ द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स आर अवेलेबल इन मेनी लैब। ठीक है, इन इंडिया दिस इज अवेलेबल एट द नेशनल फिजिकल लैब, दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, लेट्स लुक एट दिस। किलोग्राम एंड ग्राम आर इनकन्वीनियंट यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ एट। तो जहाँ पे भी बहुत स्मॉलर यूनिट्स हो जाता है। 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास, जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, देखो दिस इज 1 म्यू और 1 AMU। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो काइसोटोप कार्बन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.66 इंटू 10। तो आपको ये देखना पड़ेगा 1 म्यू इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1 atomic mass unit is equal to 1.66 into 10⁻⁻27 kg. 1 atomic mass unit is equal to 1.66 into 10⁻⁻27 kg. ठीक है, ओके। Commonly mass can be measured with a common balance. Large masses in the universe like planets, stars, etc.
बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ। तो इसका हम कैसे मेजर करेंगे? जैसे भाई साहब कोई अगर आपका मास है उसको तराजू में मेजर कर सकते हैं, कोई ट्रक भरा कुछ चीज़ है उसको भी मेजर कर सकते हैं हम, ठीक है, ऑक्ट्रॉयज में वो मेजरमेंट होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ प्लैनेट को मेजर करना हो तो उसको कैसे करेंगे? तो ये सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज है, ये थियोरेटिकल है, ठीक है। प्लैनेट्स का मास हम नहीं मेजर कर सकते, ये थियोरेटिकल से हम निकालते हैं इसको। इन केस ऑफ एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वी यूज मास स्पेक्ट्रोग्राफ्स फॉर मेजरिंग स्मॉल मासेस। स्मॉल मासेस को हम उससे मेजर करते हैं, ठीक है। सो इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ व्हाट हैपेंस इज, मास स्पेक्ट्रोग्राफ में होता क्या है, रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। होता क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ऐसे वेव में घूमते हैं, तो ये आपका रेडियस ऑफ द ट्रैजेक्टरी है, इससे निकाला जाता है, ठीक है। हाल फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो आपके बहुत छोटे छोटे मासेस भी हैं और बहुत बड़े बड़े मासेस भी हैं विच वी बेसिकली स्टडी, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपका बीम बैलेंस। बीम बैलेंस मतलब एक टाइप का तराजू, ठीक है, ये आपका भाई साहब बीम बैलेंस। सो लार्ज मासेस, तो ये क्या है, बीम बैलेंस है रेंज एंड ऑर्डर ऑफ मासेस, ठीक है। जैसे समझो ऑब्जेक्ट है मास, इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इस 9.1 को अगर हम 10 ले लें तो 10⁻³ kg, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻30 kg हो जाएगा, ठीक है, ओके। प्रोटॉन 10⁻27, यूरेनियम, रेड ब्लड सेल्स, डस्ट पार्टिकल, रेन ड्रॉप, ठीक है, इन सब का भाई साहब मासेस हैं, ठीक है। तो देख लो भाई साहब कैसा है, इलेक्ट्रॉन का मास का रेंज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻30 है, प्रोटॉन का अप्रॉक्सीमेटली 10⁻27 है, यूरेनियम एटम का इतना है, रेड ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी में हैं जो ऑक्सीजन कैरियर्स हैं बेसिकली, डस्ट पार्टिकल्स का मास अप्रॉक्सीमेटली इतना है, रेन ड्रॉप, एक रेन ड्रॉप का मास अप्रॉक्सीमेटली इतना है। द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरी ओवर अ वेरी लार्ज रेंज। बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक इनका मास है, ठीक है, बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक इनका मास है। तो जैसे देखो मस्क्यूटो है, ठीक है, देन वी हैव ग्रेप, ह्यूमन बीइंग, ऑटोमोबाइल, मून। अभी देखो भाई साहब कहाँ पहुँच गया आप 10⁻23 में, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे मासेस से आप बहुत बड़े मास। तो देयर इज अ वेरी वाइड रेंज ऑफ मासेस दैट वी हैव अ स्कोप टू मेजर, ठीक है, बहुत वाइड रेंज है मासेस का। जैसे देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अर्थ है, ठीक है, सन है, मिल्की वे गैलेक्सी है, अभी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का मास इतना है, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट थिंग्स आउट हियर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मास? वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, किलोग्राम, ग्राम, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे क्या है भाई साहब, मास के यूनिट्स हैं। मास को हम किलोग्राम में भी मेजर करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट हमने देखा भाई साहब AMU या 1 म्यू, ठीक है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये सारे आपके बेसिकली मेजर करते हैं आप मास को, ठीक है। वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, किलोग्राम एंड ग्राम और इनकन्वीनियंट यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को मेजर करना है तो किलोग्राम और ग्राम जो है तो बहुत बड़े यूनिट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी एटम का साइज या मॉलिक्यूल का साइज अगर आपको मेजर करना है, सो वन एटॉमिक मास यूनिट दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। किलोग्राम एंड ग्राम आर इनकन्वीनियंट, ओके। मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड, मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड विद द स्पेल हेल्प ऑफ कॉमन बैलेंस। किसका, कौन सा? देखो मैंने उस दिन आपको वर्नाय कैलिपर्स दिखाया था, इससे क्या मेजर होता है, साइज, ठीक है। स्क्रू गेज से भी आप बेसिकली साइज मेजर करते हैं, बेसिकली डायमीटर को मेजर करते हैं, डायमीटर को, ठीक है। ये आपका भाई साहब वेव मोशन को मेजर करता है। ये है आपका कॉमन बैलेंस, तराजू, इससे आप मास को मेजर कर सकते हैं। यू कैन बेसिकली मेजर मास, ठीक है। लार्ज मासेस इन द यूनिवर्स लाइक प्लैनेट, स्टार्स एक्सेट्रा बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी मेड बाय ग्रेविटेशनल मेथड। तो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, देखो याद है, फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये होता है आपका। इससे हम प्लैनेट्स का मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स का मास कैलकुलेट करने का और कोई तरीका नहीं है, तो ना किसी तराजू में किसी प्लैनेट को डाल के तुम वे करोगे, हो ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। सो व्हाट यू यूज इज बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि इसका वैल्यू आपको मालूम है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स आप निकाल सकते हैं। अर्थ का मास समझ लो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया r का स्क्वायर। अर्थ का मास आपको कैसे मालूम चल जाएगा, अर्थ का वॉल्यूम मालूम है हमको, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे तो हमको अर्थ का मास मिल जाएगा।
इनटू मास ऑफ द प्लैनेट, इसको आपको निकालना है। अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों के बीच में मालूम है तो हम यहाँ पे मास ऑफ प्लैनेट को इस तरह से निकाल सकते हैं। वी कैन बेसिकली कैलकुलेट द मास ऑफ द प्लैनेट, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट इन एनी अदर वे। मतलब कोई तराजू लेकर हम नहीं कैलकुलेट कर सकते इसको। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। मेजरमेंट ऑफ टाइम किस में मेजर होगा भाई साहब? टाइम सेकेंड्स में, ठीक है, ओके। टू मेजर टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक, ठीक है। वी नाउ यूज एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, एंड एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम विच इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ सीजियम एटम। कुछ नहीं समझ में आएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको रटना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे डेफिनेशंस हैं बेसिकली, जितने भी आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनके डेफिनेशंस हैं, ठीक है। सीजियम क्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड द एटॉमिक क्लॉक यूज्ड इन national standard. In the cesium atomic clock, the second is taken as the time for this vibrations of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium. कुछ नहीं समझ में आएगा, समझने की कोशिश भी मत कीजिए, रट लीजिएगा इसको, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, ओके। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हम बोलते हैं इसको क्या, IST, is linked to this set of atomic clocks. The efficient cesium atomic clocks are so accurate that the uncertainty in the time realization is 1. मतलब यहाँ पे भाई साहब uncertainty हो ही नहीं सकती है टाइम में, ठीक है, ओके। रेंज एंड ऑर्डर ऑफ टाइम इंटरवल्स, जैसे इवेंट और टाइम इंटरवल। लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, मतलब एक बहुत ही अनस्टेबल पार्टिकल का लाइफ स्पैन कितना होता है, 10⁻24 सेकेंड्स। पट से हुआ पट से चला जाएगा, ठीक है। जैसे कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अनस्टेबल पार्टिकल, ठीक है, ओके। टाइम रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू क्रॉस न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक, ठीक है, कितना है भाई साहब, 10⁻22 सेकेंड्स। पीरियड ऑफ एक्स रेज जिससे हमारे भाई साहब मेडिकल डायग्नोसिस होती है, उसका टाइम इंटरवल कितना है, 10⁻19 सेकेंड्स, ठीक है। पीरियड ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशंस 10⁻15 सेकेंड्स। एटम्स में जो वाइब्रेशंस होते हैं, हर एटम में वाइब्रेशन होता है, ठीक है। So that is to a tune of 10⁻15 seconds. Period of light wave, again देखो 10⁻15 seconds, ठीक है। लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम, हर एटम को, जरा ठीक से बैठिए वरना सो जाएंगे आप। ग्राउंड स्टेट होता है, हर एटम का एक होता है भाई साहब ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो आप इसको एनर्जी देते हैं तो ये जाता है किसमें, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक ये रह नहीं पाता है, फिर से इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाते हैं 10⁻8, ठीक है। इवेंट जैसे आपका पीरियड ऑफ रेडियो वेव, ये कितना है, 10⁻6। पीरियड ऑफ साउंड वेव 10⁻3। ये विंक ऑफ एन आई, ये जो पलक झपकना होता है, 10⁻1 सेकेंड्स। टाइम बिटवीन सक्सेसिव ह्यूमन हार्ट बीट्स, ठीक है, 10⁻0। टाइम ट्रैवल फॉर लाइट, मतलब 1 सेकेंड का होता है आपका हार्ट बीट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो दैट इज 10⁻0। एनीथिंग टू रेज टू 0 इज 1, ठीक है, 1 सेकेंड। टाइम ट्रैवल फॉर लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ, ठीक है, 10⁻0, मतलब 1 सेकेंड में आ जाएगा ये। ट्रैवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ 10⁻2, 100 सेकेंड्स में ये पहुंचता है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट 10⁻4। रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ दैट इज 10⁻5। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड्स ऑफ द मून 10⁻6, ठीक है। रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ द अर्थ दैट इज 10⁻7। ट्रैवल टाइम फॉर लाइट, एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन 10⁻9 सेकेंड्स में, ठीक है। इवेंट एज ऑफ इजिप्शियन पिरामिड्स, जो इजिप्ट में पिरामिड्स बने थे तो उनका एज 10⁻11। टाइम सिंस डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट 10⁻15। एज ऑफ द यूनिवर्स दैट इज 10⁻17 सेकेंड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, पार्सेक, लूनर मंथ, लीप ईयर, नैनो सेकेंड। तो पार्सेक इज बेसिकली अ यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। लूनर मंथ मतलब समझते हैं क्या, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक जो हिंदू कैलेंडर बेस्ड होता है, ठीक है, उसको हम लूनर मंथ बोलते हैं। लीप ईयर ये भी टाइम का मेजरमेंट है। नैनो सेकेंड कितना हो जाएगा, 10⁻9 सेकेंड को हम नैनो सेकेंड बोलेंगे। 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻9 सेकेंड। तो ये भी यूनिट ऑफ टाइम, ये भी यूनिट ऑफ टाइम, ये भी यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दिस इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, ओके। चलिए, Which of the following is the most accurate clock for the measurement of time? Wall clock, wrist watch, pendulum clock, cesium atomic clock। क्योंकि हमारा जो डायमेंशन बेस्ड है वो cesium atomic clock पे ही बेस्ड है। इन सब से इसमें भी एरर रह सकते हैं,
ठीक है, थोड़ी एरर्स की अपॉर्चुनिटी होगी, इसमें एरर की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। The cesium atomic clocks are very very accurate. In principle, they provide portable standard. The national standard of time interval second as well as the frequency is maintained through 4 cesium atomic clocks. ठीक है, तो इसमें 4 cesium atomic clocks होते हैं. The cesium atomic clocks are very accurate. Okay. Okay, people, now we will see कि आपके जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में जब हम किसी चीज़ को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें एरर्स होती हैं. अभी एरर्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, है ना, और जो टेक्निकल एरर्स हैं वो भी हो सकते हैं, आपका स्केल ठीक से कैलिब्रेटेड नहीं है वो भी हो सकता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स के एरर्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं. नाउ द रीज़न वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रेक्टिफाई दीज एरर्स इन मेजरमेंट्स इज बिकॉज अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें एरर हुआ तो वो एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा होगा उसमें भी एरर होगा, है ना. So there will be errors in these measurements. So we need to minimize these errors. How do we do this? ठीक है, accuracy and precision. कितने accurately आप किसी चीज को या कितने precisely आप किसी चीज को measure कर रहे हैं, that is called accuracy and precision. ठीक है, accuracy and precision is what? The numerical values obtained on measuring physical quantities depend upon the measuring instruments and the methods of measurement. तो जो measuring instrument है उस पर भी depend करेगा और कौन सा मेथड आपने अप्लाई किया हुआ है टू मेजर उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है. ओके, सो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ द गिवन. तो एक यूनिट जो हम यूज करते हैं, जैसे समझ लो भाई साहब आपका मीटर है, ठीक है, तो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी. जैसे आपका समझ लो 3 मीटर है, ये किसका मेजर कर रहा होगा, लेंथ को मेजर कर रहा होगा, ठीक है, इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी. जैसे मैं अगर बोलूं आप 3 मीटर चले और 7 मीटर चले, ठीक है, तो कौन से ज्यादा चले आप, 7 मीटर, तो ये कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है. Accuracy refers to how closely a measured value agrees with the true value. तो एक्चुअली में जो ट्रू वैल्यू है उस मेजरमेंट का, ठीक है, वो आपने जो मेजरमेंट किया है उसके साथ कितना क्लोजली रिलेटेड है. प्रिसिशन रिफर्स टू व्हाट लिमिट और रेजोल्यूशन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर. ठीक है, जैसे समझो यहाँ पे ट्रू वैल्यू क्या होता है. इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी द अरिथमेटिक मीन of the readings which are found to be very close to the most accurate reading is taken as the true value. जैसे समझो आपने एक ये लेंथ मेजर किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू इसका है लेट्स से 10.2 मीटर्स, ठीक है, 10.2 मीटर्स इसका ट्रू वैल्यू है. आपने जितनी भी मेजरमेंट्स ली, एक में आया आपका 10 मीटर, एक में आया 10.125 मीटर्स, एक में आया 10.23 मीटर्स, ठीक है, एक में आया 10.19 मीटर, ठीक है, एक में आया 10.5. अरे यार ओहो, चला गया.